मूवी की शुरुआत होती है और हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां पुलिस को कुछ लोगों की लाश मिलती है। वहीं पुलिस को एक लड़की की भी लाश मिलती है। ऊपर से लड़की के बॉडी पर एक भी चोट के निशान नहीं होते, पर बाकी सभी डेड बॉडीज को देखकर यह लगता है कि उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। अब छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि उस घर में ना ही चोरी हुई है और ना कोई दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा है, बल्कि इसके उल्टा उसी घर के लोग अंदर से दरवाजे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उस घर में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग भाग नहीं पाए और सभी मारे गए। अब उस लाश को पुलिस वाले जेन डो नाम से बुलाने लगते हैं और उसे ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टॉमी और ऑस्टिन को देखते हैं। वो दोनों किसी की जली हुई लाश की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। अब ऑस्टिन वो ऑटोप्सी जल्दी से खत्म करके अपने गर्लफ्रेंड ईमा के साथ डेट पर जाने वाला होता है, पर ईमा एक लाश को देखने की जिद करने लगती है। ऑस्टिन उसे मना करता है, पर ईमा जिद करने लगती है। अब टॉमी के कहने पर ऑस्टिन ईमा को एक लाश दिखाने को राजी हो जाता है। ईमा जिस लाश को देखती है उस लाश के पैर में एक घंटी बंधी हुई होती है। ईमा इसका रीजन पूछती है तो टॉमी कहते हैं कि पुराने जमाने में जब लोग मरते थे तो उन्हें ये पता नहीं होता था कि वो सच में मर चुके हैं या फिर वो कोमा में हैं। इसीलिए उनके पैरों में ये घंटी बांधी जाती थी ताकि अगर कोई इंसान कोमा से बाहर आया और हिला तो ये घंटी बजेगी और उन्हें पता चल जाएगा कि वो इंसान जिंदा है। आज के नए जमाने में इसे कोई फॉलो नहीं करता, पर टॉमी एक पुराने विचारों वाला इंसान होते हैं, इसीलिए वो उसे फॉलो करते हैं। अब ऑस्टिन ईमा को लेकर डेट पर जा रहा होता है, तभी वहाँ शेरिफ जेन के डेड बॉडी को लेकर पहुँचते हैं। अब ऑस्टिन को ये लगता है कि उसे जेन की ऑटोप्सी में अपने फादर की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो ईमा को 11 बजे के बाद आने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे लेट नाइट शो पर ले जाएगा। ईमा भी मान जाती है। वहीं ऑस्टिन अपने पिता की हेल्प करने चला जाता है। अब शेरिफ उन्हें बताते हैं कि जेन की मौत से वो काफी कंफ्यूज है। वहीं मीडिया भी उनके ऊपर काफी प्रेशर बनाए हुए है, जिसके कारण उन्हें कल सुबह तक ही जेन की ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब टॉमी और ऑस्टिन मिलकर जेन की ऑटोप्सी शुरू करते हैं, जहां वो दोनों भी काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जेन डो की बॉडी में बाहर से कोई भी चोट के निशान नहीं होते, पर उसकी रिस्ट और एंकल की बोन्स टूटी हुई होती है। ऑस्टिन ये नोटिस करता है कि जेन की कमर उसके बॉडी के कंपैरिजन से काफी पतली है, जो नॉर्मल नहीं होता। तभी टॉमी बोलता है कि लड़कियों की कमर 100 साल पहले वैसे ही होते थे, क्योंकि तब वो सभी कमर में कुछ ऐसा पहनते थे जिसके कारण उनकी कमर पतली हो जाती थी। अब वो दोनों देखते हैं कि जेन की जीभ कटी हुई होती है और उसकी एक दांत भी गायब होती है। ऑटोप्सी के दौरान टॉमी जब जेन की बॉडी को काटते हैं तो उसके शरीर से तेजी से खून बाहर आने लगता है, जो एक मरे हुए इंसान के बॉडी में इम्पॉसिबल है। ऊपर से जेन की लंग्स, हार्ट और अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स जले हुए होते हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से जलाया हो, जो कि नामुमकिन होता है क्योंकि बाहर से जेन की शरीर बिल्कुल ठीक होती है, पर उसके अंदर के सभी पार्ट्स जले हुए होते हैं। इसे देखकर यही लगता है कि उसे किसी ने अंदर से जलाया है। जेन डो की मौत हाल ही में हुई होती है, पर उसकी आंखें धुंधली होती है, जो कि इंसान के मरने के कई सालों बाद होता है। वहीं टॉमी को जेन डो के पेट से जिम्सन वेड नाम का एक फूल मिलता है। उस फूल से इंसान का शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। अब वहां रखे रेडियो के चैनल्स अपने आप चेंज होने लगते हैं और एक गाने पर आकर रुक जाती है। अब ऑस्टिन को ये लगता है कि हॉल के रास्ते में कोई खड़ा है, तो वो उसे चेक करने जाता है, तो वहां उसे उसकी बिल्ली जख्मी हालत में मिलती है। अब वो बिल्ली बहुत दर्द में होती है, जिसे देखकर टॉमी उसे मुक्ति देने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बिल्ली के गर्दन को तोड़ देते हैं और वहीं उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इस हादसे से टॉमी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बिल्ली टॉमी के वाइफ की आखिरी निशानी होती है। अब रेडियो पर यह न्यूज आती है कि उस इलाके में आज रात तूफान आने वाली है, जिसे सुनकर ऑस्टिन कहता है कि जेन की ऑटोप्सी हम कल कर लेंगे, पर टॉमी बोलता है कि उन्हें वो ऑटोप्सी आज ही करनी होगी। अब ऑटोप्सी के दौरान उन्हें जेन डो की टूटी हुई दांत उसके पेट में एक कपड़े से लिपटी हुई मिलती है और उस कपड़े में एक अजीब सा डायग्राम बना हुआ होता है। अब टॉमी जेन की बॉडी से उसके चमड़े को अलग करता है, तो उन्हें वहाँ अजीबोगरीब डायग्राम्स, नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर यही लगता है कि उस पर किसी ने काला जादू किया है। पर वो दोनों इस बात से हैरान थे कि कोई इंसान कैसे किसी के चमड़े के अंदर लिख सकता है।
तभी अचानक उस कमरे के लाइट्स फूट जाते हैं और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अब वो मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर देखते हैं कि वहां के सारे डेड बॉडीज गायब हो चुके हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां के जनरेटर ऑन हो जाते हैं और इमरजेंसी लाइट्स जल जाते हैं, पर अब भी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और वहां का एग्जिट गेट भी तूफान में पेड़ गिरने के कारण ब्लॉक हो गया था। वहीं तूफान के कारण उनके फोन में टावर भी नहीं होता। अब दोनों लैंडलाइन यूज करने के लिए चले जाते हैं। अब टॉमी शेरिफ को कॉल करते हैं, पर किसी कारण से कॉल कट हो जाती है। अब टॉमी बाथरूम में जाते हैं, जहां कोई उन पर हमला कर देता है। ऑस्टिन किसी तरह उस दरवाजे को खोलकर उन्हें बचा लेता है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब जेन कर रही है। अब वो दोनों वापस उसी ऑटोप्सी वाले रूम पर जाने लगते हैं, जेन के बॉडी को जलाने के लिए। पर वहां पहुंचते ही उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ऑस्टिन उस दरवाजे को एक कुल्हाड़ी से खोलने की कोशिश करता है, जहां एक होल से उन्हें एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखता है। अब ऑस्टिन जैसे तैसे उस दरवाजे को खोलकर बिना देरी किए सीधे ऑटोप्सी टेबल पर ही पेट्रोल छिड़कने लगता है और टॉमी भी तुरंत आग लगा देते हैं। पर उल्टा वो आग सारे रूम में फैलने लगता है, जिसके कारण उनका कैमरा और जेन के ऑटोप्सी के दौरान खींचे गए सारे फोटोज जलने लगती हैं। इसीलिए उन्हें खुद ही उस आग को बुझाना पड़ता है। अब वो ये देखते हैं कि उस रूम की सारी चीजें जलने लगी थी, पर जेन के पूरे शरीर पर कहीं भी जलने के निशान नहीं होते। तभी टॉमी को लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं। अब लिफ्ट में पावर आ जाता है, पर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता और कुछ ही देर में वहां की इलेक्ट्रिसिटी फिर से चली जाती है। अब उन्हें लिफ्ट के बाहर से वही घंटी की आवाज आने लगती है, जो घंटी टॉमी मुर्दों के पैरों पर बांधते थे। अब टॉमी एक डेड बॉडी को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। टॉमी हड़बड़ाहट में कुल्हाड़ी से उस पर वार करते हैं और ऑस्टिन जब बाहर चेक करने जाता है तो वहां उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी मिलती है। ऑस्टिन ने उसे 11 बजे लेट नाइट शो पर ले जाने का वादा किया होता है, इसीलिए वो ऑस्टिन को ढूंढते हुए आई थी। अब ईमा मर चुकी होती है, जिसे देखकर ऑस्टिन बहुत रोता है। अब वो दोनों ये समझ जाते हैं कि जेन उन्हें भी मार देगी, इसीलिए ऑस्टिन टॉमी को वापस ऑटोप्सी वाले रूम में जाने को कहता है, ताकि वहां उन्हें जेन डो के बारे में और कुछ पता चले। अब वहां जाते समय टॉमी पर फिर से वो डेड बॉडीज हमला कर देते हैं। इस बार टॉमी को काफी गहरी चोट आती है, जिसके कारण वो खड़े भी नहीं हो पाते, पर ऑस्टिन उन्हें किसी तरह उस रूम तक ले जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। अब वो ऑटोप्सी के फाइनल स्टेप्स में जेन के ब्रेन सेल को एग्जामिन करते हैं, तो उन्हें यह पता चलता है कि जेन के ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा हैं। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान के मरने के तुरंत बाद उसके ब्रेन के सेल्स भी मर जाते हैं। अब वो फिर से उस कपड़े को देखते हैं जो उन्हें जेन के पेट से मिला था। उसे एग्जामिन करने पर उन्हें यह पता चलता है कि उस कपड़े पर बाइबल के एक चैप्टर के बारे में लिखा हुआ है, जहां चुड़ैलों को सजा देने के बारे में लिखा हुआ होता है। वहीं ईयर 1963 के बारे में लिखा हुआ होता है, जब नॉर्थ में सलीम विच ट्रायल चला करती थी। अब टॉमी को ये लगता है कि सलीम अथॉरिटीज वालों ने किसी विच को पनिश करते समय गलती से जेन को पनिश कर दिया होगा, जिसके कारण जेन भी विच बन जाती है और वो अब सभी से बदला ले रही है। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी 1963 से उसी हाल में है और वो सभी लोगों को वही दर्द देना चाहती है जो दर्द उसे मिली थी। अब अनजाने में टॉमी और ऑस्टिन ने भी जेन के शरीर की चीड़-फाड़ की होती है, इसीलिए अब जेन भी उन दोनों को वैसे ही मारेगी। अब टॉमी जेन से कहते हैं कि वो उसे मार दे पर उसके बेटे को छोड़ दे। ये कहते ही टॉमी की रिस्ट और एंकल ठीक वैसे ही टूट जाती है जैसे जेन की टूटी हुई होती है। अब उनके शरीर पर वही जख्म आने लगते हैं जैसे उन्होंने जेन के ऑटोप्सी के दौरान जेन के शरीर पर की होती है, और इसी के साथ जेन की बॉडी अपने आप हील होने लगती है। अब टॉमी को इससे बहुत दर्द होने लगता है, इसीलिए वो ऑस्टिन से कहते हैं कि वो उन्हें मार डाले। अब ऑस्टिन रोते हुए अपने पिता को मार डालता है। टॉमी के मरते ही वहां की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और सारे डेड बॉडीज के ड्रॉवर्स फिर से लॉक्ड हो जाते हैं। कुछ पहले जैसा एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब ऑस्टिन को शेरिफ की आवाज आती है। शेरिफ उसे एग्जिट डोर खोलने को कहते हैं, पर वो एग्जिट डोर खोल नहीं पाता और शेरिफ की वॉइस भी अब बदलने लगती है और शेरिफ भी वही गाना गाने लगते हैं जो गाना ऑटोप्सी के दौरान रेडियो पर अपने आप बजने लगा था। अब ऑस्टिन समझ जाता है
कि ये शेरिफ नहीं हो सकते, ये सब जेन डो ही कर रही है। तभी उसे टॉमी की लाश दिखाई देती है, जिसके कारण वो डर जाता है और नीचे गिरकर उसकी वही मौत हो जाती है। अगली सुबह शेरिफ वहां आते हैं और वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्राइम सीन भी उसी क्राइम सीन जैसा होता है जैसा हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ भी उन लाशों को देखकर ये लगता है कि उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है, पर जेन डो की बॉडी बिल्कुल ठीक होती है, मानो उसकी ऑटोप्सी हुई ही ना हो। जेन उन तीनों को मारकर खुद को पूरी तरह हील कर चुकी होती है। अब जेन को वर्जीनिया के एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां एम्बुलेंस में वही गाना बज रहा होता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है।